जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 6 अगस्त 2024 के विजन आइज न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। इस पीडीएफ का ओरिजिनल क्रेडिट विजन आइज को जाता है। चलिए शुरू करते हैं। इनफैक्ट मैंने ये वीडियो एक बार बना ली थी पूरी की पूरी, पर फिर पता चला कि आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, इसलिए फिर से बना रहा हूँ। चलिए, सबसे पहली हमारी न्यूज़ है जियो थर्मल एनर्जी को लेकर। अभी देखो, जियो थर्मल एनर्जी होती क्या है। सबसे पहले इसको मैं इरेज कर लेता हूँ जो पहले बनाया हुआ था। जो हमारा अर्थ है, उसके अर्थ के अंदर बहुत सारा मैग्मा होता है, मोल्टेड मैग्मा। और इसी मोल्टेड मैग्मा से कभी कभी अर्थ के सरफेस तक स्टीम निकलती होती है। ठीक है, आपने देखा होगा, पता नहीं कहीं पे आप घूमने भी गए हो तो वहाँ से स्टीम निकलती रहती है, वहाँ पे हमें हॉट स्प्रिंग्स मिल जाते हैं। अभी इसी स्टीम का हम यूज़ करते हुए उसके ऊपर रख देते हैं टरबाइन। ये हम अर्थ के अंदर बड़ी सी एक शाफ्ट घुसाएंगे, यहाँ से हम स्टीम को कैप्चर करेंगे और यहाँ पे ही एक टरबाइन होगी, जो टरबाइन घूमती रहेगी। ठीक है, इस टरबाइन के यहाँ पे एक स्टोरेज बॉक्स होगा जहाँ पे हम एनर्जी को स्टोर करेंगे। इस एनर्जी के साथ हमारी ग्रिड के साथ हमारा कनेक्शन होगा, जिसके थ्रू हमारे घर के अंदर एनर्जी आएगी। दैट्स इट। तो ये स्टीम निकल रही होगी, वो टरबाइन को घुमाएगी, उधर से हम एनर्जी कैप्चर करके अपने घर तक पहुंचाते हैं। दैट्स इट। यही है जियो थर्मल एनर्जी। सोफिस्टिकेटेड देख ले डेफिनेशन तो रिन्यूएबल हीट इन एनर्जी जनरेटेड इन द स्टोर्ड अर्थ इन द जनरेटेड एंड स्टोर इन द अर्थ। ओके, एडवांटेजेस क्या क्या है इसके? तो क्लीन एंड इनएक्सपेंसिव है, सस्ता मिल जाता है और आसान भी है। और ये एक बार आपने बना दिया तो ये पूरे साल चलता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि धूप आई या गर्मी आई तो बंद हो जाएगा या फिर ठंडी में बंद हो गया। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? तो आपने देखो ये शाफ्ट घुसाई है ना ज़मीन के अंदर, तो पॉसिबल है क्योंकि आपने ज़मीन की बाइंडिंग कम कर दी है तो लैंड सब्सिडेंस हो जाए, लैंड सब्सिडाइज कर जाए, जैसे कि जोशीमठ में अपना हो गया था। फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आए, क्योंकि ये जो होता है ना वो ज़्यादातर आइसोलेटेड जगह पे होता है, तो एक्चुअल जगह तक पहुंचाने के लिए आपको जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगाना पड़ेगा वो हाई होगा। फिर कई बार टॉक्सिक केमिकल भी रिलीज हो जाते हैं। आप जब शाफ्ट घुसाते हैं उसके साथ साथ टॉक्सिक केमिकल भी निकल रहे होते हैं हीट के साथ, जैसे कि मर्क्यूरी, आर्सेनिक। और कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा है भाई, आप जब बनाओगे उसकी कैपिटल कॉस्ट आपको ज़्यादा देनी पड़ती है। फिर टेक्नो इकोनॉमिकल इशूज़ भी हमारे पास हैं। इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिए हुए हैं? तो इंडिया ने भाई एक तो सबसे पहले माहिर बना दिया है, MAHRI मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ओके, फिर हमने RERTD बनाया है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम। साथ ही साथ हमने 100% सपोर्ट दिया है गवर्नमेंट को और NGO को जो कि इस काम के साथ जुड़े हुए हैं, और 70% सपोर्ट दिया है इंडस्ट्री और स्टार्टअप को। मतलब आप खर्चा कीजिए, उसका 100% हम उठाएंगे, अगर आप गवर्नमेंट हो या NGO हो, और आप अगर इंडस्ट्री हो तो 70% हम उठाएंगे। ओके, यही हमारी न्यूज़ थी। क्वेश्चन देखो बन सकता है, एनर्जी से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, तो इससे भी बन सकता है। बस साइट देख लीजिए प्रीलिम्स के लिए कि प्यूगा वैली, मणिकरण वैलीज़ है नॉर्थ में, फिर गोदावरी बेसिन, मंदाकिनी बेसिन, कैम्बे बेसिन, तुलसी श्याम, मुंबई हाई, और अपना सूरज कुंड और तातापानी। ओके, आगे बढ़ता है। फिर बोला है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी हमें कैसे काम आ सकती है। डिज़ास्टर को हम 2-3 बार देख चुके हैं पहले, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन को। अभी टेक्नोलॉजी का काम बोला है। देखिए, सबसे पहले टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, तो AI का यूज़ कीजिए, मशीन लर्निंग का यूज़ कीजिए, और आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन से एरिया है वल्नरेबल, आप उसका मैप बना लीजिए, उसको आप प्रिडिक्ट कर लीजिए, वो सब होता रहेगा। ठीक है, अभी सबसे पहले बोला है डिज़ास्टर प्रिडिक्शन एंड इवॉल्विंग सिस्टम, जैसे कि गूगल ने बना दिया है गूगल डिज़ास्टर अलर्ट्स। ओके, फिर इवेंट सिमुलेशन, जैसे फिलीपाइंस ने बनाया हुआ है। जैसे हम गेम खेलते हैं ना, गेम में हमें टास्क दिए जाते हैं, वैसे ही इसमें क्या होता है, VR और AR का हम यूज़ करते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। इसमें हम डिज़ास्टर क्रिएट कर देते हैं, आर्टिफिशियल डिज़ास्टर। और जैसे समझ लीजिए अर्थक्वेक आ गया, आपके पास आर्टिफिशियल सिनारियो है, या अब आप अर्थक्वेक में क्या करोगे, तो इसके थ्रू आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। ठीक है, डुप्लीकेट। फिर डिज़ास्टर डिटेक्शन, जैसे ट्विटर पे आ जाता है कि अर्थक्वेक कहाँ पे भी हुआ है, तो सबसे जल्दी कोशिश करते हैं ये लोग कि सबको इन्फॉर्म कर दिया जाए। आप प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते हो कि कल अर्थक्वेक आएगा, बट जल्दी एक्शन तो ले सकते हो। फिर सर्च एंड रेस्क्यू, हम ड्रोन का यूज़ करते हैं, कोई भी डिज़ास्टर आ जाता है, जैसे वायनाड में ही अभी हमने लैंडस्लाइड आ गई थी, तो हम ड्रोन का यूज़ किया और आइडेंटिफाई किया कि भाई कहाँ लोगों को नीड है मेडिकल सप्लाइज़ की, फूड की, एसेट्रा। साथ ही साथ हमने एक और सिस्टम भी बना रखी है, भीष्म क्यूब। इसमें क्या होता है, इसमें एसेंशियल मेडिकल सप्लाइज होती है, फूड मिल जाता है आपको, बस वो क्यूब दे देना है, वहाँ पे लोगों की सहायता हो जाएगी। फिर एनर्जी कम्युनिकेशन भी, इमरजेंसी कम्युनिकेशन भी होता है, जैसे WHO ने कोविड के टाइम पे चैटबॉट बना दिया था, मतलब AI टूल, AI चैटबॉट।
ओके, चैलेंजेस क्या क्या है? डिजिटल डिवाइड, कि हम जो भी बात करें वो इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट है ही नहीं। फिर एआई जो है, एआई भी कुछ बायस्ड होता है, क्योंकि एआई यूज़ करता है ऑलरेडी अवेलेबल डेटा, वो खुद जनरेट नहीं करता है, और वो डेटा में ही बायसनेस है तो एआई भी बायस्ड होगा। और इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट हाई, और सिक्योरिटी भी ब्रीच हो सकती है, क्योंकि इन शॉर्ट तो इंटरनेट ही है तो साइबर क्राइम होते ही हैं। इंडिया ने क्या करके रखा है भाई? तो इंडिया ने आसाम में अर्ली वार्निंग सिस्टम बना दी है फ्लड के चलते, साथ ही साथ हमने सिक्किम में भी बना दी है। सिक्किम में काम करती है ये लैंडस्लाइड के लिए। ओके, फिर हमारा इनसेट 3D सैटेलाइट है, ये क्या करता है? तो भाई ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाता है। ये मतलब ये हम देखेंगे सैटेलाइट को यूज़ करते हुए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। फिर जेमिनी है। जेमिनी क्या होता है? हमारे फिशरमैन होते हैं, वो समंदर में जाते हैं, तो समंदर की स्थिति आज या कल कैसी होने वाली वो पहले से ही बता देते हैं। दैट्स इट। तो क्या होता है? फिशरमैन को आइडेंटिफाई होता है कि इस एरिया में थोड़ा सा वायलेंस हमें देखने को मिलने वाला है। फिर सतर्क बनाया है, ओडिशा ने बनाया है ये स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन अथॉरिटी, ये वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। फिर कनेक्टिंग बिजनेस इनिशिएटिव बनाया है, इसमें क्या करते हैं? हम यूएनडीपी और ओश मिलकर, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, वही ये काम करते हैं, सारे बिजनेस को जुड़ना है और एक साथ काम करना है कि कैसे हम डिजास्टर को रिड्यूस कर पाएंगे। दैट्स इट। देखो इसका यूज़ कैसे करना है, आप देखो कुछ कुछ एग्जांपल्स याद रख लीजिए कि गूगल डिजास्टर अलर्ट सिमुलेशन प्रोग्राम्स बाय फिलीपाइंस, ट्विटर का कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, भीष्मा कैसे हमें काम आता है, और इनिशिएटिव देख लीजिए। अच्छा न्यूज़ है ये, आप अपने नोट्स में भी इसको कोट कर लीजिएगा। ओके, बाकी ये जनरल तो सबको आता है, एग्जाम्पल्स होता है, इनिशिएटिव होता है जो आपके आंसर को अलग बनाता है, जनरल लिखना तो सबको आता है। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर रिजाइन आफ्टर 15 ईयर इन पावर। देखो बहुत टाइम से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहे थे और डिमांड उठ रही थी रिजर्वेशन के लिए। बांग्लादेश ने पहले किसी को जो उनके एक्स सिविल सर्विस होते थे, सिविल सर्वेंट्स सॉरी, एक्स आर्मीज होते थे, उनको रिजर्वेशन दिया हुआ था, फिर हटाया, फिर वरी दिया। इसके चलते कोर्ट में भी डिस्प्यूट चल रही थी और गवर्नमेंट में भी डिस्प्यूट चल रही थी। अंत में बहुत सारे प्रोटेस्ट उठते हैं और पीएमजी को रिजाइन करना पड़ता है। ओके, अभी इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हमारा मेन कंसर्न है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इवन जो प्रोटेस्ट थे उसमें एंटी इंडिया स्लोगन भी आए थे, इसलिए हमें पता चलता है कि उधर के पीपल की आइडियोलॉजी क्या है। ओके, सबसे पहले इकोनॉमिक रिपरकर्शंस आएंगे, क्योंकि जैसे कि हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना था, वो अभी पेंडिंग पड़ा था और अभी भी पेंडिंग ही रह जाएगी, क्योंकि अभी तो पावर ही नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि समझ लीजिए हम किसी भी कंट्री के साथ 10 चीज़ों में ट्रेड करते हैं, 10 में से हम 2 निकाल लेंगे साइड में, मतलब कितनी भी साइड में निकाल लेंगे कि भाई इस अलग निकाली हुई चीज़ों पे हम टैक्स लेंगे, बाकी बची हुई किसी भी चीज़ पे टैक्स नहीं लेंगे। ये है FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, फिर दूसरे भी प्रोजेक्ट है हमारे, रेल प्रोजेक्ट है, रोड प्रोजेक्ट हैं, ट्रांसशिपमेंट है, वो सब भी अभी होल्ड पे आ जाएंगे। फिर बॉर्डर मैनेजमेंट इन इलीगल माइग्रेशन हमारा और बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो एरिया है वो बांग्लादेशी बॉर्डर हुआ वल्नरेबल तो है ही। अब मैं भी थोड़े टाइम पहले एक यूट्यूबर ने भी बता दिया था कि ऐसे बांग्लादेश से इंडिया लोग सिर्फ टनल के थ्रू आ जाते हैं इलीगली, तो ये चैलेंजेस और बढ़ जाएंगे। फिर रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ जाएंगे कि भाई क्योंकि डिसरप्शन हो गया है तो काउंटर टेररिज्म के भी हमें और स्टेप्स लेने पड़ेंगे, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। फिर नेबरहुड रिलेशनशिप ऑलरेडी देखो बहुत ख़राब है हमारे, चाइना और पाकिस्तान को हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं ही हैं, ऊपर से अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, और अभी बांग्लादेश में ये, तो हमारे लिए और दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडिया चारों तरफ से नेबर ऐसे मिल रहे हैं कि भाई साहब। फिर चाइना फैक्टर भी है, ऑलरेडी मालदीव्स की जो गवर्नमेंट है वो प्रो चाइनीज़ हो चुकी है, और इवन जो अभी ऑपोजिशन भी है बांग्लादेश में, मतलब ये शेख हसीना जी के बाद जो ऑपोजिशन है वो भी प्रो चाइना बात है, ऐसी सब बातें हो रही है, तो ये हमें और एक दिक्कत दे देगा। ओके, ये चैलेंजेस है। सिग्निफिकेंस क्या क्या है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन का, तो ये साउथ एशिया में सबसे बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर है, अराउंड 14 बिलियन का ट्रेड हम करते हैं। फिर सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, इलिसिट ड्रग ट्रेड होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फेक करेंसी, उसमें भी हम टैकल करने में काम आता है। फिर ये कनेक्टिविटी बढ़ा देता है इंडिया की। रिसेंटली हमने इवन ये इनोग्रेट किया था अखूरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर लिंक रेल। ओके, फिर रीजनल कोऑपरेशन, जैसे हम शार्क, बिम्स्टेक और BBIN जैसे प्लेटफॉर्म में इनके साथ पार्टनरशिप शेयर करते हैं। ओके, देखो ये सब जनरल बात है, हर एक देश के ऊपर कभी ना कभी UPSC ने हर साल क्वेश्चन पूछा है, तो अगर बांग्लादेश इस साल न्यूज़ में है तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको याद रखोगे। इवन बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुए हैं वो हुए हैं रिजर्वेशन के रिलेटेड, ठीक है, और अभी हमारे अभी यहाँ पे रिजर्वेशन जो है वो बर्निंग टॉपिक है, क्योंकि दविंदर सिंह जजमेंट में ये हमने बोल दिया ना, दविंदर सिंह जजमेंट 2024,
कि ST SC में भी आप क्रीमी लेयर को इंक्लूड कर दिए, मतलब इस साल रिजर्वेशन भी न्यूज़ में है और बांग्लादेश भी है, तो हम दोनों को बहुत अच्छे से करेंगे, दोनों टॉपिक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 साल हो गए हैं आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किए हुए। ओके, क्या है ये क्या हुआ भाई? अभी आर्टिकल 370 किसके ऊपर का बात कर रहा था? तो भाई कोई भी पार्लियामेंट को अगर एक्ट पास करना है तो उनको सब स्टेट गवर्नमेंट का कंकरेंस मैंडेटरी हो जाता था, मतलब जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट का। बट कुछ एरियाज एक्सक्लूड किए हुए थे, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन। इसके अलावा आप कुछ भी पास करना है आपको स्टेट गवर्नमेंट की मैंडेटरी परमिशन एक्सेप्टेंस चाहिए होगी। ये 370 था। और 35A क्या बात करता था? रेसिडेंस के रिलेटेड, कि कौन उसका नागरिक होगा कौन नहीं होगा। इवन इतना ये बकवास था कि अगर पाकिस्तान का, मतलब पाकिस्तान का नागरिक कोई भी है, सिटीज़न है, वो किसी कश्मीरी के साथ शादी कर लेता है तो उसको कश्मीर की रेसिडेंसी मिल जाती थी, उसका सिटीजनशिप मिल जाती थी। ये कैसे चलेगा भाई? इससे बहुत ज़्यादा टेररिज्म बढ़ता था, इसलिए हमने इसको भी हटा दिया। देखो बहुत से और भी कारण थे, बट वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इवन लास्ट ईयर इसको सही बोल दिया। इम्पैक्ट क्या हुआ भाई रिवोकेशन का? तो सबसे पहले तो टेररिज्म कम हो चुका है, जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन होता था, मतलब बॉर्डर से इस तरफ से इलीगली जो लोग आ जाते थे, वो 2018 में 143 थे और 14 में 2022 में ये 14 तक, ये जितना भी डेटा है 2022 का है, न्यू नहीं है, वो 14 तक बंद हो गए हैं। फिर जो इंसिडेंट्स होते थे टेररिस्ट के, वो भी कम हो गए हैं, 125 तक हो गए हैं 228 से। और जो डेथ हो जाती थी हमारे सिक्योरिटी पर्सनल की, शहीद हो जाते थे, वो 91 से 32 हो गई है। ओके, इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि ट्रेंड है वो रिड्यूस ट्रेंड है। फिर एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट जो थे वो हट गए। पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर के लोग ही सिर्फ उधर प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, अभी सब खरीद सकते हैं। फिर लोकल गवर्नमेंट का इंक्लूजन हो गया। उधर क्या चल रहा था कि लोकल गवर्नमेंट को इंक्लूड किया नहीं गया था। हमारे जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट थे वहाँ पे वो चल नहीं रहे थे, जो कि बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पावर देने की और 1/3 ऑफ रिजर्वेशन भी उधर लाने की वुमेन के लिए। वो उधर चल नहीं रहा था, बट अभी इम्प्लीमेंट हुआ। और इवन आप सोचिए कि पहली बार इम्प्लीमेंट में हमारे पास वाटर टर्नआउट निकला 98%। अभी भी बहुत सारे डेवलप्ड जगह पे भी ये नहीं मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ हमने अबॉलिश कर दिया जो कि हमने दे रखा था कि आपका जम्मू कश्मीर का अलग से फ्लैग होगा, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होगा और अलग से उसका पीनल कोड होगा। उनका रणबीर पीनल कोड चलता था, हमारे यहाँ पे IPC यानी कि BNS चलता है, वहाँ पे रणबीर चलता था, वो भी हमने हटा दिया कि ये क्या लगा रखा है भाई। अब देखिए, आप अगर किसी राज्य को अलग से इतना सारा पावर दोगे ना, तो डेफिनेटली वो आपका हिस्सा क्यों बनेगा भाई? क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग दिया है, फ्लैग भी अलग दिया, और आप चाहते हो कि ये हमारा पार्ट है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत हार्ड हो जाएगा। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं देना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग, इन माय ओपिनियन, ये हमारी गलती थी कि हमने अलग से उनको कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया। इट वॉजंट राइट, बट इट्स फाइन, माय ओपिनियन डजेंट मैटर। चलिए, फिर है हमारी राज्यसभा में बिल आ गया है, ऑयल फील्ड बिल। देखो पहले क्या था, जो हमारा माइंस एंड मिनरल आता है ना, माइंस एंड मिनरल एक्ट, जो हमारा माइंस से मिनरल रिलेटेड बातें थी, वो पहले ऑयल फील्ड एक्ट 1948 में ही थी। फिर हमने बाद में जाके MMR एक्ट को 1957 में अलग कर दिया। अभी सिर्फ ऑयल फील्ड की बात ऑयल में इसी एक्ट में होती है। ओके, इस बिल के अंदर क्या है, जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ उसके अंदर, तो सबसे पहले हमने ब्रॉड कर दिया है मिनरल ऑयल की डेफिनेशन। अभी इसके अंदर सारे हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कंडेंसेंट, कोल बेड मीथेन, शेल गैस, सब कुछ, मतलब ब्रॉड कर दिया इसको। फिर हमने पेट्रोलियम लीज की भी बात कर दी। इसमें क्या है कि भाई आप किसी भी एरिया को आइडेंटिफाई कीजिए, उधर एक्सप्लोरेशन कीजिए, और आप मिनरल ऑयल को अगर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो तो वो भी कीजिए, इट्स फाइन, ठीक है, उसको लीज पे, जैसे माइंस में हमने रखा है। फिर हमने पेट्रोलियम ऑपरेशन को और माइनिंग ऑपरेशन को अलग कर दिया, पहले हम एक में देखते थे। और फिर हमने डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म ला दिया कि छोटी मोटी अगर बातें हैं तो उसको आप रिजॉल्व कर लो, उसका आपको मैकेनिज्म पूरा का पूरा प्रोवाइड किया जा रहा है। और छोटे मोटे क्राइम को भी हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया कि भाई इसके ऊपर आपको सज़ा नहीं पड़ेगी, छोटी मोटी पेनल्टी भर देना, कोई सज़ा नहीं है, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए। सिग्निफिकेंस क्या होगा इस अमेंडमेंट का? सबसे पहले जो हमारी एनर्जी एसेस है, सिक्योरिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, वो अच्छी हो जाएगी। हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। अट्रैक्ट करेंगे हम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इतना फ्री है तो और इन्वेस्टमेंट आ सकता है। एनर्जी ट्रांजिशन हमारा ईजी रहेगा और हमारा जो मैकेनिज्म है वो और रॉबस्ट हो जाएगा। ओके, जनरल बात है। और ये अमेंडमेंट आया है और ये सिर्फ बिल है, जब एक्ट बनेगा तब ये फिर से न्यूज़ में आएगा, तब हम और अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि बिल है तो बिल में कुछ ना कुछ चेंजेस की भी पॉसिबिलिटी है। ओके फिर है यूनियन मिनिस्टर ने 18,000 करोड़
इशू कर दिए हैं हॉर्टिकल्चर क्लस्टर को लेकर। सबसे पहले हॉर्टिकल्चर क्लस्टर क्या होता है, तो ऐसा जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप हमें मिलता है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में, दैट्स इट। हॉर्टिकल्चर क्रॉप में क्या आएंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आएंगे, उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जितना भी हमारा एग्रीकल्चर से जीवीए आता है उसका 36% जितना इधर से आता है, हॉर्टिकल्चर से आता है। हम सेकंड हब होते, देखो जीवीए क्या होता है, देखो जीडीपी जो होता है हमारा, जीडीपी हमारा बात करता है टोटल आउटपुट कितना था, और जीवीए हमारा बात करता है सेक्टर स्पेसिफिक, ठीक है। ये सेक्टर की बात करता है, ये टोटल की बात करता है। मतलब कि समझ लीजिए इंडिया की जीडीपी 100 रुपये है, इस 100 रुपये में बहुत सारे पार्ट होंगे ना, कि भाई सर्विस सेक्टर से हमारे 10 रुपये आए हुए हैं, फिर माइनिंग सेक्टर से हमारे 10 रुपये आए हैं, फिर एग्रीकल्चर से हमारे 20 रुपये आए हैं। तो ये है सबका जीवीए, ठीक है, अलग अलग सेक्टर के टोटल। देखो टेक्निकली और भी कुछ होता है, बट हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। जनरली बस आप इतना जान लो कि जीवीए है जो है वो सेक्टर स्पेसिफिक बात करता है, और जो जीडीपी है वो टोटल बात करता है। ओके, तो हमारा जितना भी एग्रीकल्चर का जीवीए है उसमें से 33% जितना सिर्फ हॉर्टिकल्चर से आता है। फिर इंडिया जो रैंक करता है वो सेकंड रैंक करता है आफ्टर चाइना हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन में। बट सैडली हमारा जो शेयर है ग्लोबल मार्केट में वो सिर्फ 1% है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना कंज्यूम हो जाते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ओके, ऊपर से ये बाहर एक्सपोर्ट करना भी थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, बहुत सारी प्रोसेस हमने करनी पड़ती है। ओके, प्रोडक्शन कितना है हमारा, तो 22-23 में हमारा प्रोडक्शन हुआ था अराउंड 350 मिलियन टन्स। ओके, ये डेटा आप काम को याद रखना है, कहीं पे भी डाल लो, याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है। चैलेंजेस क्या क्या है हमारे पास, तो सबसे पहले हमारी जो सीड की क्वालिटी है वो कम है, प्रोडक्टिविटी हमारी लगातार कम होती जा रही है, फाइनेंशियल वायबिलिटी भी हमारी कम है, क्लाइमेट चेंज है, सीड का हमारे पेस्ट के अटैक हो जाते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। ओके, हमने क्या क्या इनिशिएटिव इसके ऊपर लिए गए हैं, तो सबसे पहले याद रख लो हमने चमन ला दिया है। चमन का मतलब क्या है, तो हमें प्रोग्राम लाएंगे, कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम फॉर हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें हम क्या काम करेंगे, जियो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ करते हुए हम हॉर्टिकल्चर को असेस करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। फिर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी लेके आ गए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी आपको फार्म फील्ड के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको सब्सिडी मिल जाएगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा कि आपको ट्रैक्टर लेना है, थ्रेशर लेना है, या फिर कोल्ड स्टोरेज सिस्टम बनानी है, तो इसके चलते आपको सब्सिडी मिल जाएगी। और फिर हम लेके आए हैं MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। दैट्स इट, इन शॉर्ट हॉर्टिकल्चर सेक्टर की हॉलिस्टिकली हम ग्रोथ के लिए काम करेंगे इसमें। देखो मैं हर बार बोलता हूँ कि इनिशिएटिव आपको हमेशा याद रखना है, चैलेंजेस और सिग्निफिकेंस ऐसी बात है जो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी प्रैक्टिस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है मिथेनोट्रॉप्स। अभी शॉर्ट न्यूज़ है, हम जल्दी कवर करेंगे इसको, वैसे आराम से ही करेंगे बट कोशिश करेंगे जितना जल्दी उतना हो जाए। मिथेनोट्रॉप्स क्या है, तो हमारे एनवायरनमेंट में जितना भी मीथेन है उस मीथेन को ईट करने वाला बैक्टीरिया हमारे पास है, जिसको हम बोलते हैं मीथेन ईटिंग कक्यूम्बर्स या फिर मिथेनोट्रॉप्स, जिसका नाम है मिथेलोक्यूमिसिस ओरिजे। साइंटिफिक नेम काम का नहीं है, चलेगा। या आप बस इतना लीजिए, मीथेन ईटिंग कक्यूम्बर। ये क्या करता है, तो मीथेन को ये ऑक्सीडाइज करता है और अपना बायोमास बढ़ाता है। ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की हाजिरी में भी हो सकता है और गैर हाजिरी में भी हो सकता है, ठीक है, मतलब अवेलेबिलिटी और इनअवेलेबिलिटी में, एनारोबिक कंडीशन में भी होगा। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन सॉइल, ठीक है, ज़मीन के अंदर, तो भी ये मीथेन को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इतना ही है काम का। काम क्या आएगा, तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में हमें ये काम आ सकता है। ओके, तो ये नेचुरली है। देखो बैक्टीरिया तो नेचुरल है, भगवान ने ही दिया है कि भाई कम कर लो, मौका दे रहा हूँ। चलिए, जिंक एयर बैटरीज। देखो ये इतना काम का है नहीं, बस आपको इसके फीचर्स याद रखने हैं कि जिंक एयर बैटरी क्या है और कैसे काम करती है। CSR ने सबसे पहले डेवलप किया है, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये क्या करता है, सॉरी, इसका फीचर्स क्या क्या है, तो ये पोर्टेबल है, मतलब कभी भी कहीं से भी पोर्टेबल है, फिक्स कर लो, फ्लेक्सिबल है, लाइट वेट है, और ये एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी काम कर सकती है। यूजुअली क्या है, जो नॉर्मल बैटरीज होती है वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन हो जाए तो वो काम नहीं करती, पर ये काम करती है। क्वेश्चन बनेगा तो इसके फीचर से ही बनेगा। ओके, दूसरा मेन तो नहीं, जनरल टॉपिक क्या है, तो ये जो जिंक है वो नेगेटिव चार्ज रखता है और जो एयर या ऑक्सीजन होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स चार्ज रखता है। दैट्स इट, इतना ही काम का है। आगे बढ़ते हैं। फिर है अस्त्र मार्क 1 मिसाइल। हमारे जो प्लेन है, एयरक्राफ्ट है सुखोई के अंदर हम इसको फिट करेंगे। ये इन शॉर्ट मिसाइल है,
और प्लेन के अंदर फिट कर रहे हैं तो प्लेन से ये दूसरे प्लेन को ही उड़ाएगा ना, इसलिए ये मिसाइल है एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल। और ये BVR है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब हम जितना देख नहीं सकते उतना भी आगे जाके ये मारेगा। ओके, इसकी रेंज क्या है, तो 80 से 110 किलोमीटर की रेंज है। इसको डेवलप किसने किया है, तो DRDO ने इसको डेवलप किया है। और बना कौन रहा है, मतलब मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, तो BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ओके, देखो डेवलप करना क्या होता है कि उसको इनिशिएट करना होता है, इसकी डिज़ाइन इनोवेट किसने किया है, बनाया किसने है, तो DRDO ने। बट फिर फैक्ट्री में कौन इसको बनाएगा, लगातार इसके दूसरे प्रोडक्ट भी बना बैठे हैं तो वो BDL बनाएगा। ओके, फिर है डिमांड फॉर ग्रांट्स। देखो इसको आपको ध्यान से थोड़ा सा याद रखना है। होता क्या है कि किसी भी समझ लीजिए स्कीम के लिए मुझे कोई पैसा चाहिए, तो पैसा मुझे सबसे पहले लोकसभा में या फिर राज्यसभा में अप्रूव करना पड़ेगा। कि समझ लीजिए मुझे मनरेगा के लिए चाहिए 100 रुपये, ठीक है, मनरेगा स्कीम है हमारी, उसके लिए मुझे 100 रुपये चाहिए। तो सबसे पहले मैं उसकी डिमांड रखूँगा, डिमांड फॉर ग्रांट, कि मुझे ग्रांट दे दीजिए इसकी डिमांड। और वो ग्रांट एक्सेप्ट हो जाती है कि मान लीजिए कि सब ने वोटिंग कर दी और वोटिंग पास हो गई, कि तो हो गया कि डिमांड ऑफ ग्रांट पास हो गई। अब ये पास हुए, उसके चलते मुझे कैश चाहिए भी होगा ना, ये तो सिर्फ हाँ बोला है कि हाँ भाई दे देंगे 100 रुपया। फिर एक्चुअली जब मुझे 100 रुपया निकालना पड़ेगा तब मुझे पास करना पड़ेगा अप्रोप्रिएशन बिल, कि भाई लाओ जो 100 रुपये की बात हुई थी। और जब वो पैसा एक्चुअली निकल रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसको मैं बोलूँगा अप्रोप्रिएशन बिल। तो डिमांड ऑफ ग्रांट क्या है कि भाई इनिशिएट करना कि इतना पैसा चाहिए और उसको पास करना। और अप्रोप्रिएशन बिल ये है कि पैसा निकाल लिया है उसको पास करना, कि भाई हाँ निकाल के दे दो। ओके, दोनों का फ़र्क आप समझ गए मेरे ख्याल से। ये डिमांड फॉर ग्रांट क्या है भाई, तो आर्टिकल 113 के अंदर आता है। और अगर आपको इसको लेके आना है तो सबसे पहले आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन मैंडेटरी होगी, उसके बिना ये काम नहीं हो सकता है। ओके, और एक बार ये डिमांड ऑफ ग्रांट को अप्रूव कर दिया जाए विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन, फिर ये जाके पार्ट बनता है अप्रोप्रिएशन बिल का। मैंने समझा दिया, ठीक है, पहले तो ऐसा किया जाएगा कि 100 रुपया दे देना है इसको, फिर एक्चुअली जब देना होगा फिर अप्रोप्रिएशन बिल होगा। ओके, फिर है मुद्रा लोन। देखो न्यूज़ में ये है कि रिसेंटली मुद्रा लोन का जितना भी NPA था वो NPA कम हो गया है, ठीक है। अभी NPA क्या होता है, सबसे पहले देखो NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। बैंक किसी को भी उधार देती है, मतलब लोन देती है, तो उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलने वाला है। अभी ये इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसका तो एसेट है ना, कि उधार देने से मुझे इनकम होगी तो मेरा एसेट है। अभी समझ लीजिए कि वो पैसा मैंने जिसको उधार दिया वो चुका नहीं रहा है, अगर वो EMI नहीं भर रहा है तो मेरा तो ये जो एसेट है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, राइट, नुकसान हो रहा है मेरा। इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि जब कोई पैसा उधार लेके उसको चुका ना रहा हो तो वो बैंक का बन जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जितनी भी मुद्रा लोन गई है उसको पहले 477 जितने NPA थे, बट अभी वो NPA घटकर 3.4 हो गए, बहुत अच्छी बात है। देख लेते हैं मुद्रा लोन है क्या। तो इन शॉर्ट कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है या फिर शुरू है ऑलरेडी, उसको हम पैसा देते हैं, लोन देते हैं, सस्ती लोन देते हैं और सब्सिडी वाली। 3 कैटेगरी में देते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 1 लाख, इसमें 5 लाख, इसमें 10 लाख। ओके, बस यही है कि लोन देनी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर। एंटरप्रेन्योरशिप इसको बढ़ेगी, स्टार्टअप भी बढ़ेंगे, दैट्स इट। और इसका NPA कम हो गया। ये लोन कौन देगा, तो हर कोई देगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कमर्शियल बैंक, कॉर्पोरेट, सब देंगे। ओके, इसमें दूसरा क्या हमने बढ़ा दिया है इसी बजट के अंदर। समझ लीजिए मैंने पहले लोन ली हुई थी 10 लाख की और मैंने टाइमली भर भी दी, तो अभी मेरी लिमिट इंक्रीज हो गई और अभी मुझे अगर लोन लेनी है तो मुझे 20 लाख तक की नई लोन मिल सकती है, ठीक है। ये हमने नया क्राइटेरिया डाला था अपने न्यू बजट में 2024 के। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर है परिवेश। परिवेश में क्या है, तो भाई किसी को भी बिजनेस चालू करना पड़ता था ना, तो अलग अलग जगह से अलग अलग क्लियरेंस लेनी पड़ती थी। इसमें हम सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म लेके आ गए कि भाई एक ही जगह पे आपको सारी क्लियरेंस मिल जाएगी, वेदर इट इज़ एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ और कोस्टल रेगुलेशन जोन। एक ही जगह पे आप अप्लाई करो और देना होगा तो इधर से ही आपको मिल जाएगी। न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली इसने माइलस्टोन पार किया था कि 50,000 क्लियरेंस इन लोगों ने दे दी थी। ओके, ये किसके अंदर काम करता है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रंट रनिंग। अभी देखो फ्रंट रनिंग क्या होती है, कि समझ लीजिए शेयर मार्केट का ये पार्ट है इकोनॉमिक्स का, कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी शेयर है, कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी मार्केट की इंफॉर्मेशन है, वो पब्लिक हो रही है उससे पहले अगर मुझे पता चल गई है और मैं उस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा ले लेता हूँ और ट्रेड कर लेता हूँ, या तो मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में पैसा डाल देता हूँ या तो मैं इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल देता हूँ और मैं फ़ायदा कमा लेता हूँ या नुकसान कर लूँ, कुछ भी। इन शॉर्ट में कोई भी ट्रेड करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं हुई है उसका यूज़ करते, तो वो हो जाएगी फ्रंट रनिंग। और ये इंडिया में
इलीगल है। ठीक है, मतलब समझ लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि मैं सेबी के अंदर काम करता, सेबी नहीं, समझ लीजिए स्टॉक मार्केट के अंदर मैं काम करता हूँ और मुझे पता चल जाता है कि कल स्टॉक मार्केट गिरने वाला है, कैसे भी पता चला, और मैं जितना पैसा होता है मैं डाल देता हूँ कि स्टॉक मार्केट गिरने पे डाल सकते हैं आप। ठीक है, आप गिरने पे भी डाल सकते हो और बढ़ने पे भी डाल सकते हो। मैं गिरने पे डाल देता हूँ, बहुत बड़ा पैसा कमा लेता हूँ, क्योंकि पब्लिक को तो पता ही नहीं था पर मुझे पता था। तो इसको हम बोलते हैं इल रनिंग, कि फ्रंट रनिंग कर रहे हो आपको सबसे पहले भागना है। तो ये हम अलाउ नहीं करते हैं, सेबी ने इसको इलीगली करके रखा है। ओके। न्यूज़ में भाई क्यों था, तो ऐसा बोल रहे थे कि कोई कोई म्यूचुअल फंड है वो इसका काम कर रहे हैं फ्रंट रनिंग जैसा, इसलिए। फिर हमारी न्यूज़ है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। देखो, तो कोई भी सिटी है जो क्राफ्ट के क्षेत्र में बहुत आगे, क्राफ्ट का अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उसको हम टैग दे सकते हैं वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। ये टैग कौन देता है, तो ये टैग देता है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल। इसमें ये उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई आप बढ़िया काम कर रहे हो, ग्रेट। इसके अंदर हमारी ऑलरेडी 3 जगह आइडेंटिफाई थी, जैसे कि जयपुर, मैसूर और ममलापुरम। अभी चौथी जगह भी हमने आइडेंटिफाई की है, श्रीनगर। ठीक है, यही न्यूज़ है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी 4 जगह आइडेंटिफाई इंडिया की, ग्लोबली 60 जितनी है, और रिसेंटली श्रीनगर ऐड हुई है। ओके, कौन आइडेंटिफाई करता है, तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल। फिर हमारी है सीधू मुर्मू। अभी देखो, संथल रिबेलियन हुआ था हमारा। सिंथल रिबेलियन के जो प्रोपोनेंट थे, बड़े बड़े लोग थे, जो लीडर थे, वो थे सीधू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, जानो मुर्मू। ओके, इसको ना हम मेरे नोट से देख लेंगे, आप बस इतना ध्यान दे, नोट से देख लेते हैं। एक सेकंड सर, रुकिए आप। 1 सेकंड, क्विक शेयर। ओके, देखिए इधर देख लीजिए। ठीक है, अभी जो संथल रिबेलियन क्या था कि 2 कम्युनिटी थी, पहाड़िया कम्युनिटी और संथल कम्युनिटी। ये दोनों कम्युनिटी के बीच में हमेशा झगड़े होते रहते थे, इसलिए इनको बोला जाता था प्लो एंड हो। ठीक है, कि दोनों बहुत झगड़ा करते हैं। अभी ब्रिटिशर ने इन दोनों के बीच में करवा दिया कॉम्प्रोमाइज़, और बोला क्या कि जो पहाड़ियाँ हैं वो पहाड़ के ऊपर रहेंगे, और जो संथल हैं वो पहाड़ के नीचे उसकी एजिस पे रहेंगे। ठीक है, पहाड़ के जो एजिस होती है वहाँ पे, और इसको बोला जाता है दामिने को, इस एजिस को। हुआ क्या, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो उधर एजिस में वो रह रहे थे। बट फिर ब्रिटिशर्स लेके आ जाते हैं परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट में क्या था कि जो भी मनी लेंडर है वो परमानेंट सेटल कर लेगा रुपया, और वो उसे रुपया देता है, मतलब समझ लीजिए साल का आपको लाख रुपया देना, वो सेट हो गया, फिक्स्ड, उसको ला दिया। अब ये जो मनी लेंडर होते थे वो क्या करते थे कि भाई आपको बहुत बड़ा टैक्स देना है, वो किसान से पैसा वसूल करते थे। किसान को बोलते थे कि भाई और टैक्स दो, और टैक्स दो, और टैक्स दो, और किसान दे नहीं पाता था, तो वो ज़मीन उसको हड़प लेते थे। तो यही दिक्कत आई भाई संथल्स को। ऑलरेडी उन्हें आउटस्कर्ट्स में तो भेज दिया गया था पहाड़ के, अभी यहाँ पे जो मनी लेंडर थे वो भी उनको ज़मीन से निकाल रहे थे कि भाई आप पैसा नहीं भर रहे हो तो चलो निकलो अपनी ज़मीन से। इसलिए हो जाता है संथल रिबेलियन। ठीक है, संथल सब आगे आते हैं और लड़ते हैं, जैसे कि सीधो मुर्मू, कान्हू मुर्मू, फूलो मुर्मू, जानो मुर्मू, ये इनके लीडर थे, और ये सारे के सारे भाई बहन थे, ये लड़ते हैं। बट सैडली ये शहीद हो जाते हैं। ओके, फिर शहीद हो जाते हैं ना, तब जाके जो ब्रिटिशर्स है वो पास करते हैं संथल टेनेंसी एक्ट। वहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइप नहीं करता हूँ। ओके, और जो ये मनी लेंडर्स थे जो फोर्स कर रहे थे टैक्स बढ़ा बढ़ा के, उसको ये हम लोग बोलते हैं दीकू। और जो रिबेल हो गया कि भाई अब नहीं सहा जाएगा, उस रिबेल को हम बोलते हैं हल दिवस। ओके, अभी हम वापस उधर से देखते हैं। तो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि बाहर से जो लोग आए थे, मनी लेंडर्स बन गए थे, वो उसको बोला जाता था दीकूज। और फिर जो रिवोल्ट हो गया उसको हम बोलते हैं 30 जून हल दिवस। और फिर जो एक्ट पास हो गया आखिरी में, संथल परगना टेनेंसी एक्ट। इसमें अंदर क्या बोला गया कि भाई कोई अभी आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करेगा टैक्स के लिए, और कोई भी आपको ज़मीन से भी नहीं निकालेगा। दैट्स इट, ऐसी सब अच्छी अच्छी बातें हुई थी। ओके, बट आखिरकार तो वी नो ब्रिटिशर्स। ठीक है, इतना ही था, दैट्स इट। आज की न्यूज़ में इतना ही था। बट मैंने देखो जून की मैगजीन का जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाला पार्ट है वो मैं कल लेके आ जाऊँगा, कोशिश करूँगा, क्योंकि भाई मुझे वीडियो रात में ही रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि शांति तभी होती है, इसलिए कोशिश करूँगा कल ही लेके आ जाऊँ। बाकी परसों हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और पॉलिटिका सेक्शन है जो हमने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी जून की मैगजीन का, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और हाँ, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ये वीडियो या फिर कोई भी और वीडियो, तो आप लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। इससे क्या होता है, मेरी रीच बढ़ जाती है। देखो आपका कुछ नहीं जाएगा, पर मेरी रीच बढ़ जाएगी, और कुछ फ़ायदा नहीं है, बट मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे कोई ज़्यादा लोग देख रहे हैं। ठीक है, इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।